चलो लिखो। एंड तुम नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जैसे हमने B13 एक डीपीपी दी थी ना मैंने, तो B14 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये 2 डीपीपी डिस्कस होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब हमने बाइनोमियल शुरू किया था तो स्टार्टिंग में हमने देखा था बाइनोमियल टर्म कैसी होती है, फिर उसके बाद n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है वो भी देख लिया, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी देख ली, 1-2 क्वेश्चंस देख लिए जो डिफरेंस मेथड से, सीरीज वाले क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हमने एनसीआर क्या होता है ये देखा, एंड देन बाद में आए थे बाइनोमियल एक्सपांशन के ऊपर। तो उसमें हमने पास्कल्स ट्रायंगल से रिलेटेड चीजें देखी, एंड ये एक्सपांशन भी देख ही लिया था x प्लस वाई की पावर n का, जहाँ पे ये n कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो इसका जो एक्सपांशन है वो आता है nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस nc2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वेयर। ऐसे ही फाइनली जाएंगे कहाँ तक, ncn y की पावर n तक, ठीक है। ये एक्सपांशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मतलब पहले क्या होगा, पहली टर्म में पूरा का पूरा n किसके पास आ जाएगा, x के पास आ जाएगा। इसको ऐसे रीड करो कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है और इनको हमें x एंड y में बांटना है। हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, उसको हमें x एंड y में बांटना है। तो पहले सारे के सारे n किसके पास आ गए, x के पास, तो वो x की पावर n। फिर उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसके पास n माइनस 1 आ जाए, n एक इसके पास चला जाए, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, तो वो दूसरे टर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके पास n माइनस 2, इसके पास 2, मतलब x को जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं उसको हम कम करते हुए चल रहे हैं। इसका मतलब उसकी पावर कम होती जा रही है एंड y की पावर बढ़ती जा रही है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करते तो ये दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद और 2-3 ऑब्जर्वेशन है इसमें। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, इस एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म्स, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n+1 है, सही है। यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये होना चाहिए, उसी के लिए ये एक्सपांशन वैलिड रहेगा। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे n+1, ठीक है। हर एक टर्म की डिग्री कितनी है ये बताओ, जैसे इस टर्म की डिग्री n, ठीक है। अब इसमें भी x एंड y की पावर ऐड करके हमें बताना है, तो हर एक टर्म की डिग्री कितनी है, n, ठीक है। डिग्री ऑफ ईच टर्म is equal to is n। और एक तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से बाइनोमियल एक्सपांशन के सारे क्वेश्चंस हम डील कर पाएंगे। इसकी जनरल टर्म हमें लिखनी है, तो NCR, अगर हम NCR ले रहे हैं तो तुम बताओ x की पावर में कितना आएगा, क्या आएगा x की पावर में, सोच समझ के बताना इसको देखते हुए। जनरल टर्म हमें लिखनी है, तो x की पावर में n-r आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है तो x की पावर में n-1, यहाँ पे 2 है तो x की पावर में n-2, यहाँ पे 0 था तो x की पावर में n-0, तो यहाँ पे r रहेगा तो x की पावर में n-r, एंड y की पावर में आ जाएगा r। अब ये बताओ कौन से नंबर की टर्म रहेगी, मतलब ये फर्स्ट टर्म रहेगी, सेकेंड टर्म रहेगी, rth पोजीशन की टर्म रहेगी, कौन सी टर्म रहेगी, सोच समझ के बताओ। अर्थ पोजीशन सोच समझ के बताने के लिए बोला है। फर्स्ट टर्म है ये, तो यहाँ पे 0 आता है, ये सेकेंड टर्म है, यहाँ पे 1 आता है, ये थर्ड टर्म है, यहाँ पे 2 आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर r आ रहा है तो ये कौन से पोजीशन की टर्म होगी, r+1th पोजीशन की टर्म होगी, ठीक है।
तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इस सीरीज की एक तरीके से एडिशन ही है ना, तो इस सीरीज की r+1th पोजीशन की टर्म होगी और इसी को हम इसकी जनरल टर्म कहेंगे। क्लियर? यस सर। और अगर इस एक्सपांशन को लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जनरल टर्म है x+y⁴n, उसको हम समेशन r फ्रॉम 1 to n NCR x की पावर में n माइनस r इंटू वाई की पावर में r, इस तरीके से भी, सॉरी ये 0 से शुरू होगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसे पूरा एक्सपांशन नहीं दिया हुआ रहेगा, इस फॉर्म में वो गिवन रहेगा समेशन के फॉर्म में। तो लिख लो इसको। तो ये जो दो चार पॉइंट्स हमने इससे रिलेटेड देखे, इसमें किसी को कोई डाउट? इसकी जनरल टर्म यही मेन है, जो पहला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें जनरल टर्म ही मेन रोल प्ले करती है, इसी से हमें जो भी चाहिए होता है वो आ जाता है। ठीक है, यस सर। Yes. बाद में फिर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+1, और इस सीरीज को या इस एक्सपांशन को अगर हमें लिखना है तो हम समेशन के फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसमें r कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, 0 to n। ये तो हमने अभी सीधे तरीके से देख लिया, इसका उल्टा एप्लीकेशन भी आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका उल्टा एप्लीकेशन भी आता है। मतलब ये गिवन रहता है एक तरीके से क्वेश्चन, जब तुम देखोगे r फ्रॉम 0 to n NCR x-2 की पावर में n माइनस r, एंड यहाँ पे कुछ रहेगा x+2 की पावर में r। तो ये बताओ ये किसका एक्सपांशन है? क्या इसको हम 2x की पावर n लिख सकते हैं क्या? बोलो, Yes. सोच समझ के बताना, ये उल्टी चीज, उल्टे तरीके से जा रहे हैं हम। हमने ये तो देख लिया कि इसका एक्सपांशन ये आता है, अगर इस ये वाली चीज गिवन रहेगी तो उससे हमें ये भी पता करना आना चाहिए कि वो किसका एक्सपांशन है। तो ये अगर गिवन है यस सर। तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि 2x की पावर n का एक्सपांशन है। यस सर। मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना हम, पहली टर्म x-2, दूसरी टर्म x+2, उसकी पावर में n। अब इसी का तो एक्सपांशन ये है, तो इसको हम 2x की पावर में n लिख सकते हैं। क्लियर? किसी को कोई Yes. डाउट इसमें? No, sir. मतलब अगर एक्सपांशन गिवन रहेगा तो वो किसका एक्सपांशन है ये पहचानना भी आ जाएगा। उसके लिए जनरल टर्म को ऑब्जर्व करो, उससे आइडिया लग जाती है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे मॉड्यूल में भी, और पूछे भी गए हैं। उल्टे तरीके से जाना है और बताना है कि वो किसका एक्सपांशन आता है। लिखो इसको जल्दी तनिषा। सर आपकी आवाज कट रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? नो सर। Okay. हो गया ये वाला पेज?
जल्दी से लिख लो ये वाला पेज आयुष। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस ध्यान ये रखना है कि उल्टे तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक्सपेंशन गिवन रहेगा, वो किसका एक्सपेंशन आता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस। तो 50 हुए हैं, कितने थे, 75 थे, उसमें से 50 के आसपास हुए हैं। क्वालिफाई होना एक अलग चीज होती है, बढ़िया रैंक के साथ होना फिर एडवांस में, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन हुए हैं 50 के आसपास तो हुए हैं शायद। और 75 तो ऑन पेपर थे। लास्ट ईयर की जो कंडीशन थी कोरोना की, तो अटेंड सिर्फ कितने करते थे, 50 से 60 के आसपास करते थे। इस टाइम पे पता ही नहीं था कि हाईएस्ट परसेंटाइल 99.83 है। मतलब इन बच्चों ने क्या किया है, पहले अटेम्प्ट में इनका आ गया, उसके बाद उन्होंने एडवांस को टारगेट किया है। हमने ही बोला था, जैसे 3-4 जो 5 बच्चे थे, इनका आया था 99.5 प्लस आया था 4 का, तो रैंक तो बढ़िया आनी थी। हमने बोल दिया तो उनको टारगेट करो, तो उन्होंने वो मेंस के टॉपिक पढ़े ही नहीं बाकी अटेम्प्ट्स के लिए। मतलब मेंस के लिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जिनके एडवांस में नहीं होते वो, और मेंस में होते हैं, और उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन आता ही है। जैसे मैथ्स में 2-3 टॉपिक है, फिजिक्स में 2-3 है, केमिस्ट्री में 2-3 है। तो ऐसे 10-12 क्वेश्चंस के टॉपिक्स है जो सिर्फ मेंस के लिए है पर्टिकुलरली। वो पढ़े नहीं शायद उन्होंने, तो उनका परसेंटाइल उससे आगे गया ही नहीं अगले अटेम्प्ट्स में। तुम्हें क्या करना है, किसी फैकल्टी ने पीएचडी की या नहीं? हाँ हिमांशु। सर ऐसे ही पूछ लिए। नहीं, किसी ने नहीं किया, बस पाठक सर ने की हुई है, बाकी किसी ने नहीं की है। और कट ऑफ परसेंटाइल कितना रहता है, इस बार कम चला गया, जनरली 90 का रहता है। अबे तुम लोगों को तो ये सब पता होना चाहिए, कब कितना कट ऑफ जा रहा है, एग्जाम कब है। मतलब जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसके बारे में तो अपडेट रखना ही सर अपने आप एडवांस को। का पता था सर, हाँ, एडवांस का पता था, मेंस का नहीं पता था। किसका पता था? एडवांस एडवांस अभी हुई नहीं इस साल की, तुम्हें एडवांस का कैसे पता? सर इस साल के नहीं सर, लास्ट ईयर तक के। कितना था कट ऑफ, बता, कितना था कट ऑफ? मतलब 366 का कुछ पेपर था, तो 90 मार्क्स जिसके आए थे उसको रैंक मिली थी। रैंक मिलना एक अलग चीज है, रैंक 30,000 तक देते हैं, ठीक है। 30,000 तक रैंक बांटी जाती, सीटें होती है 13,000 ही। 30,000 तक इसलिए देते हैं क्योंकि वो और भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो एडवांस के रैंक के थ्रू एडमिशन देते हैं। तो 90 या 95 के आसपास जिसका स्कोर था उसकी रैंक वहां पे आई थी। और बाद में कुछ ये पारुल पारुल थी ना, उसका स्कोर शायद 148 या समथिंग था, 140 के आसपास ही था, तो उसकी रैंक 5,000 थी। और तो पेपर था 336 366 का। तो देख लो अब तुम लोग क्या होगा, कट ऑफ भी कितना जाता है, कितना कम जाता है, कितना डिफिकल्ट हो सकता है पेपर। और उसके बाद ये प्रथम का कितना था स्कोर, 190 के आसपास था, 190 ही। हाँ, तो उसकी रैंक वही जो 1100 समथिंग जो आई थी। मेंस एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, एडवांस की 1100 समथिंग उसकी रैंक थी। और सुमित बेहरा उसका था 240 या 250 के आसपास था स्कोर। ऐसे स्कोर तो मैटर क्या ही करेगा, डिफिकल्टी लेवल के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। सुमित का 240 250 के आसपास था स्कोर, तो उसकी रैंक उतनी थी। अगर वो 20-30 मार्क्स भी और ले आता तो वो अंडर 100 में होता। 30 मार्क्स मतलब 280 तक भी चला जाता तो अंडर 100 में होता। और पेपर था 366 का। ठीक है, एनीवेज ये सब तो होता रहेगा, तुम्हारे टाइम पे क्या पता कैसा पेपर आएगा, इजी आएगा हार्ड आएगा। इजी आ गया तो कट ऑफ अपने आप ऊपर चला आ जाता है। 2012 या 11 का पेपर
2011 के भी बाद एक और साल पेपर हुआ था, याद नहीं आ रहा 2016 में हुआ था, किसी एक साल हुआ था, जिसमें कट ऑफ ही चला गया था 40-50%, 40-50% कट ऑफ गया था। 2017 में भी और 2011 में भी गया था। वो तो याद है क्योंकि मैंने 12 में एग्जाम दी थी, तो 11 का हमें पता है 480 का पेपर था, उसमें से कट ऑफ गया था 230। तो देख लो लगभग 50% का कट ऑफ गया था, लेकिन पेपर आसान था इसलिए। और लास्ट ईयर का पेपर टफ था, इसकी वजह से कट ऑफ कम आ गया। 2019 का भी लगभग टफ ही था, तो कट ऑफ कम था। तो ये मेरा स्कोर क्या ही करोगे तुम लोग, अंडर 1000 में आने वाले हो, हम तो सर 3-4 हजार में खेल रहे थे। तुम अंडर 1000 वाले बच्चे हो, तो तुम्हें स्कोर तो उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे तो हम हजारों में खेल रहे थे उधर, 4-5-4 हजार के आसपास रैंक थी। स्कोर भी मतलब 50% था उस टाइम पे, पेपर इतना भी हार्ड नहीं था, मॉडरेट था। ठीक है, ये तो होता रहेगा, ये तो क्लियर है। अब ये एक्सपांशन क्या होता है और इसका उल्टे तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर हाँ, सर ये नीचे का फिर से बता सकते हो आप? ये दिख रहा है तुम्हें? ये यस सर। यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही है? NCR, एनसीआर। x की पावर में n-r, एन y की पावर में r। तो उससे हम ये लिख सकते हैं ना, इन दोनों यस का सर। सम एन उसकी पावर में n। तो यहाँ पे भी अब x की जगह पे x-2 आ गया, y की जगह पे x+2 आ गया, n-r यहाँ पे है, r यहाँ पे है, NCR यहाँ पे है। तो उससे हम ये किसका एक्सपांशन आता है वो लिख सकते हैं, x-2 प्लस x+2 का पावर n का। बोलो। यस सर क्लियर। तो यस वहां सर। से ये लिख सकते हैं। इसमें चीजें ऑब्जर्व करो तुम लोग, ठीक है? मतलब दिखने के लिए तो बहुत सारी चीजें दिखेगी, लेकिन जो अर्जुन की तरह होना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन यही होता है, जैसे महाभारत में जब उनका ये हो रहा था कंपटीशन, तो बोला गया था सभी पांडवों को, कौरवों को बोला गया था कि धनुर्विद्या की जो कंपटीशन थी, तुम्हें क्या दिख रहा है? तोता रखा हुआ था पेड़ पे, तो बोल रहे पेड़ दिख रहा है, पेड़ के साथ तोता दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। बाद में बस अर्जुन एक था जिसको वो तोते की आंख दिख रही थी। वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए, बहुत सारी चीजें वहां पे आएगी, लेकिन हमारा टारगेट जो हमें रिक्वायर्ड है उसी के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यस सर। ये नहीं कि सर इसमें ये भी दिख रहा है वो भी दिख रहा है, नहीं, हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है। वो पता चलेगा आगे, जैसे जैसे हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तो पता चलता जाएगा। लिखो अब क्वेश्चन। इन द एक्सपांशन ऑफ this, find first 7th term, सेकेंड पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, थर्ड पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -15, फोर्थ पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17, फिफ्थ में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 25, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -35, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x, एट्थ में कोएफिशिएंट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ x,
एंड 9th यहाँ पे लिख रहा हूं ऊपर बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। अब इसका डिफरेंस मैं बता दूंगा कोएफिशिएंट एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट में क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे ध्यान रखना, पीछे वाले पेज पे जा रहा हूं मैं फिर से, ये जो n होता है ये कैसा होता है, बोलो n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। r कैसा होता है, फुल नंबर, होल नंबर। एंड ये जो r होता है n से कैसा होता है, स्मॉलर और इक्वल बेटा टू। छोटा होता है, r लेस देन और इक्वल टू n। चलो लिखो अभी है। तो इन पॉइंट्स की हेल्प लेनी यहाँ पे, ठीक है, ये तो ऐसे नहीं लिखा, इनकी हेल्प यहाँ पे लेनी है। तो ये पहला वाला तो बहुत आसान है। इन सारे क्वेश्चंस में जनरल टर्म जो होगी इस एक्सपांशन की वही काम में आएगी। तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखनी है, तो वो क्या आती है देख लो। जनरल टर्म एक बार आ गई तो फिर ये क्वेश्चन आसान है। तो जनरल टर्म इसकी r+1th नंबर की टर्म जनरल टर्म होती है, तो वो NCR। अब यहाँ पे पहली टर्म क्या है, 2x² है, तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 2x² की पावर में n-r। और दूसरी टर्म इसमें है -3/x³, तो इसकी पावर में आ जाएगा r। ठीक है, तो ये देख लो, अब x की जो पावर है उसको एक साथ ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 की पावर में n-r एंड x की पावर में 2n-2r, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ये -3 की पावर में r एंड x की पावर में -3r, क्योंकि ये x³ नीचे है, ऊपर आएगा तो पावर उसकी निगेटिव हो जाएगी, तो ये x की पावर में -3r। तो NCR 2 की पावर में n-r -3 की पावर में r और x की पावर अब आपस में ऐड हो जाएगी। एंड ये n की जगह पे कितना है, 10 है, तो 10 दे देंगे, 10 दे दो n की जगह पे। यहाँ पे 10 है तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे x की पावर में 20 - 5r। तो जब भी जनरल टर्म लिखोगे तो कांस्टेंट टर्म को अलग से एन x में जो आ रही होगी उसको अलग कर लेना है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट में डिफरेंस बता देता हूँ। ये जो होता है NCR, इसको कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। यहाँ पे x की पावर 20 - 5r आ रही ना, तो उसका ये 10CR क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। एंड ये जो पूरा कांस्टेंट उसके मल्टीप्लिकेशन में है, ये पूरा कांस्टेंट इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कहलाएगा इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, ये पूरा जो कांस्टेंट इसके मल्टीप्लिकेशन में ये कोएफिशिएंट कहलाएगा। एंड जो NCR वाली टर्म रहेगी वो कहलाएगी बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो डिफरेंस क्लियर है कोएफिशिएंट में एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट में। यस सर। ठीक है, तो और जब भी जनरल टर्म लिखोगे तो कैसे लिखनी है, ये NCR तो आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म अलग से एंड जो वेरिएबल रहेगा वो अलग से सेपरेट कर लेना। ठीक, अब हमें 7th टर्म चाहिए, तो r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, सोच समझ के बताओ। 7th टर्म चाहिए तो r की जगह पे क्या पुट करें, 6। 6। r की जगह पे 6 पुट करेंगे तो 7th टर्म मिलेगी, तो ये आ जाएगा 10c6। 2 की पावर में ये कितना आ जाएगा, 6 पुट किया तो 4 -3 की पावर में 6 एंड x की पावर में यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं हम, 6, तो पावर में -10 आ जाएगा। तो ये इसकी 7th टर्म रहेगी। ठीक है, पहला क्लियर है। यस। एंड जब भी तुम क्वेश्चन को देखोगे
तो एक चीज दिमाग में पहले ही क्लियर कर लेना कि हाईएस्ट पावर क्या आ सकती है, लीस्ट पावर क्या आ सकती है। तो तुम बताओ हाईएस्ट पावर क्या आ सकती है यहाँ पे? 20। जब ये पूरा का पूरा 10 इसके पास चला जाएगा तो हाईएस्ट पावर हमें मिलेगी, बोलो 20। 20। सर। एंड लीस्ट 20 पावर कितनी मिल सकती है? 1 by x to the power -30 -30। ठीक, तो हाईएस्ट पावर 20 मिल सकती है, लीस्ट पावर -30। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स आएंगे तो पावर उनके बीच में ही आने वाली, उनकी एक्स की पावर 20 और -30 के बीच में। ठीक है, तो पहला क्लियर है क्या, बताओ ये फर्स्ट। यस सर। T7 पहले हमने जनरल टर्म लिखी, ठीक है, जनरल टर्म आ गई। अब 7th पोजीशन की टर्म चाहिए, टोटल वहां पे 11 टर्म्स है। तो 7th पोजीशन की टर्म के लिए हमें यहाँ पे आर की जगह पे 6 पुट करना पड़ेगा, तो हर जगह 6 पुट कर देंगे आर की जगह पे। तो 7 टर्म मिल गई। अब दूसरा मैं बता देता हूँ, बाकी तुम्हें करने फिर। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। तो अब हमें x की पावर 10 चाहिए, जनरल टर्म की हेल्प लेंगे। यहाँ पे ये 20 -5 और 10 होना चाहिए, है कि नहीं? 20 -5 r शुड बी इक्वल टू 10। तो यहाँ से r आ जाएगा 2। अब ये बताओ ये होल नंबर है क्या? यस। yes है, और 10 से छोटा है। 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए था उसको बस, तो 10 से छोटा है। तो हाँ, यहाँ पे ये वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी, x की पावर 10 का कोएफिशिएंट हमें मिलेगा। तो उसमें क्या करेंगे, r की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो वो 10c2 2 की पावर में 8 -3 की पावर में 2, ये उसका कोएफिशिएंट रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है क्या? जो x की पावर आ रही थी जनरल टर्म में, उसको हमें 10 के इक्वल करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसको 10 के इक्वल किया तो r2 आ गया। तो r को जब r की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो यही तो उसका कोएफिशिएंट रहेगा। तो वही लिखा है वहां पे r की जगह पे 2 पुट करके। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट सेकंड में? नो सर। हाँ, अगर r होल नंबर नहीं रहेगा तो नियरेस्ट नहीं, नियरेस्ट पे नहीं जाना है, वो टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगी वहां पे। अगर यहाँ पे r होल नंबर नहीं आता तो वो टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती, फिर उसका कोएफिशिएंट 0, उसका कोएफिशिएंट 0 लिख देंगे फिर सीधा। तो बाकी के एग्जाम्पल तुम्हारे सर सामने है, जल्दी से उनका आंसर बताओ। सर 1 मिनट है नेक्स्ट तुम्हारे पेज पास? दिखाओगे क्या? हाँ नेक्स्ट पेज। हाँ, 3 मिनट है, सारे आंसर्स निकालो जल्दी। सर जो टर्म एग्जिस्ट नहीं करती उसका कोएफिशिएंट 0 लेंगे ना? क्या कह रहे हो? जो टर्म एग्जिस्ट नहीं करती उसका कोएफिशिएंट 0 लेंगे ना? हाँ, उसका कोएफिशिएंट 0 लेंगे, बिल्कुल।
बताओ जल्दी से, थर्ड का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, जल्दी जल्दी, आसान है अब ये, बस समझना था कि कैसे डील करनी है। जनरल टर्म यहाँ पे हमें हेल्प करेगी, और जनरल टर्म को कैसे लिखना है तो हमने देख लिया। अब उसके बाद वो आर कैसा आता है उसके ऊपर ही पूरा खेल है। अच्छा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सबका जीरो आ रहा है क्या? हाँ सर। सही है। आगे सेवेंथ, एट, नाइन, जल्दी। थर्ड का एक बार देख लो, थर्ड का आता है शायद, थर्ड का आएगा, फोर्थ से आगे जीरो हो जाएंगे, थर्ड का आता है। यस सर। हाँ, थर्ड का जीरो नहीं आएगा, फोर्थ से जीरो आ जाएगा, फोर्थ, सिक्स, सेवन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। और ऐसा ही एक क्वेश्चन, मतलब मेंस में इसी तरीके का क्वेश्चन मिलता है एक्सपांशन से रिलेटेड, 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स बहुत इजीली मिल जाते हैं इसके भी। और एक आगे आता है सीरीज से रिलेटेड या मल्टीनोमियल से रिलेटेड, तो टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, 2 क्वेश्चंस। क्यों नहीं हो सकती x की पावर -15 अनुष्का? वहां पे हाईएस्ट पावर इसीलिए मैंने बोला था, ये 2 है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर इसीलिए बोला था कि किसने कहा निगेटिव पावर नहीं आ सकती? वहां पे देखो ना, हाईएस्ट पावर 20 एंड लीस्ट पावर -30 तक जा सकती है, क्योंकि वो टर्म ही ऐसी गिवन है वहां पे। हाँ, अगर ये न्यूमरेटर में रहता x3 तब तो फिर नहीं, निगेटिव पावर बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन ये यहाँ पे x3 डिनोमिनेटर में है तो निगेटिव पावर आ सकती है। हो गया? कितने लोगों के सारे पार्ट्स के आंसर आ गए? चलो ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे, अब थर्ड के ऊपर आ जाते हैं। वहां पे हमें x की पावर -15 चाहिए, तो 20 -5r -15 के इक्वल कर देंगे। थर्ड के लिए 20 -5r जो आता है उसको -15 के इक्वल कर देंगे, तो r इज इक्वल टू यहाँ पे ये 35/5, दैट इज r इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब r होल नंबर आता है, होल नंबर आता है एंड वो n से भी छोटा है, n 10 है यहाँ पे तो 10 से छोटा है, तो ये वाली टर्म आएगी। एंड उसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -15, तो वो रहेगा 10c7, r की जगह पे 7 पुट करना है, 2 की पावर में 10 -7 तो 3, एंड -3 की पावर में 7, तो ये उसका कोएफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अब फोर्थ में 20 -5r तो किसके इक्वल कर देंगे? 17 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 3/5। अब r होल नंबर नहीं है
तो इसकी वजह से ये वाली टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब ये पावर ही नहीं आएगी, x की पावर 17 की पावर ही नहीं आएगी, तो उसका कोएफिशिएंट 0। as r is not whole number, that term does not exist, एक्सपांशन में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ में भी ऐसा ही कुछ है, 17 तो हो गया, 25 है, तो 25 जब हम पुट करेंगे तो 20 माइनस 5r इज इक्वल टू 25, तो r इज इक्वल टू -1, तो ये भी होल नंबर नहीं है। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 25 ये 0 आ जाएगा। सिक्स्थ में चलो r तो होल नंबर आ जाएगा, -35 ले रहे, लेकिन ये कितना आ जाएगा 55/5 दैट इज 11। अब ये n से बड़ा हो गया, r मस्ट बी लेस देन 10, यहाँ पे ऐसे r लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए था। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -35 ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेवेंथ में क्या पूछा गया है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो हमें पता है हाईएस्ट पावर कितनी आने वाली है, या उसके लिए 20, r की जगह पे हमें 20, क्या पुट करना पड़ेगा, 1, 20। 0, 0, 0, r की लिस्ट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, तो हाईएस्ट पावर मिलेगी हमें, तो r इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो उसका कोएफिशिएंट 10c 0, 2 की पावर में 10 -3 की पावर में 0, तो ये उसका कोएफिशिएंट रहेगा। क्लियर? सर हाँ सर हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट हम डायरेक्ट 2 raised to 10 लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते हो, पूरा का पूरा 10 उसके पास चला जाएगा, ठीक है, वो भी लिख सकते हो डायरेक्टली। यहाँ से लिखना है तो कैसे डिसाइड करेंगे, r से, तो x की पावर 20 माइनस 5r है, और r कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 to 10, 0 to 10 वेरी करता है और होल नंबर होता है, तो सबसे छोटी कौन सी वैल्यू दे सकते हैं उसको, 0, तब जाके वो पावर हाईएस्ट आएगी x की। एंड लीस्ट पावर, उसके लिए r की जगह पे कितना लेना पड़ेगा, 10। 10, तो वो आ 10। जाएगा 10c 10, एंड 2 की पावर में 0 है, -3 की पावर में 10, तो ये उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। एंड लीस्ट पावर होगी कितनी, तो -30। अब नाइन्थ में हमें क्या पूछा गया है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, तो x की पावर 10 के लिए पहले r की जगह पे क्या पुट करना है वो पता होना चाहिए, तो r की जगह पे 2, अब उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या आएगा, 10c2, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, तो ये आ जाएगा 10c2। क्लियर है ये? यस। तो पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो, इसमें जनरल टर्म का ही पूरा खेल है, और फिर उसके बाद वो r होल नंबर आता है, n से छोटा रहता है। इन पॉइंट की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि कोएफिशिएंट आएगा या नहीं। हो गया? किसी को कुछ नहीं पूछना है?
चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टर्म, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द टर्म independent of x, find the term independent of x in the expansion of 3/2 into x square minus 1/3x की पावर में 9। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। कौन सी टर्म आ रही है? इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर कितनी चाहिए? 0। 0 0। तो वो कौन से नंबर की टर्म है बताओ? हाँ सही है अभिषेक, 7th नंबर की टर्म आती है। भी सही है। जनरल टर्म लिखनी है इसमें, उसी से आंसर आ जाएगा। तो कितने लोगों का आ गया? 7th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। बाकी लोगों का नहीं आ रहा है क्या? लोकेश, मल्हार, हर्षिता, अथर, निर्मिति। जल्दी जल्दी लिखो, जनरल टर्म तुरंत ही लिखना आनी चाहिए। अब उसके बाद आर की जगह पे क्या पुट करना है वो डिसाइड करना है, ताकि एक्स की पावर 0 आ जाए। चलो देखो यहाँ पे पहले इसकी जनरल टर्म 9CR, TR+1 टर्म है 9CR 3/2 इंटू एक्स स्क्वेयर की पावर में 9 माइनस आर एंड माइनस 1/3x की पावर में r। अब ये 9CR 3/2 की पावर में 9 माइनस आर माइनस 1/3 की पावर में r, x की पावर में 18 माइनस 2r एंड x की पावर में माइनस r। ये आ रहा है यहाँ पे। तो इसको जब लिखेंगे तो ये 9CR, यहाँ पे आगे लिखता हूँ मैं, TR+1 क्या आ रहा है? 9CR 3/2 की पावर में 9 माइनस आर माइनस 1/3 की पावर में r एंड x की पावर में 18 माइनस 3r। ये आ जाएगा। अब हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, मीन्स x वहां पे प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, तो x की पावर हमें 0 लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 6। एंड अगर r इज इक्वल टू 6 रहता है तो वो कौन से नंबर की टर्म रहती है? 7। 7th नंबर की टर्म रहती है। उसका जो कोएफिशिएंट आता है, अगर लिखना है हमें कोएफिशिएंट,
तो वो 9c7, हाँ 9c7 3/2 की पावर में 2 एंड -1/3 की पावर में 7, तो ये उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है। सर हाँ सर वो 7 टर्म के लिए 9c6 होगा ना सर? हाँ सॉरी 9c6 होगा, तो हर जगह 6 आएगा, r की जगह पे 6 पुट करना है ना, तो 9c6 यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, तो ये उसका कोएफिशिएंट है। एंड वो टर्म कौन सी है? 7th नंबर की टर्म है। क्लियर? यस सर। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब। इसमें फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। अभी तो यहाँ पे तुम्हें 3 टर्म्स दिख रहे होंगे, उसके लिए तो हमें एक्सपांशन आता ही नहीं है, थोड़ा सोचो यहाँ पे। अबे कुछ भी, इसको कैसे लिख सकते हो? x+1/x का होल स्क्वायर। वहां पे तुम्हें क्या x स्क्वायर दिख रहा है क्या? सॉरी सर, रूट एक्स सर, रूट। x की पावर 10 चाहिए अभिषेक, थोड़ा सोच समझ के, ये गलत है। हाँ हाँ सही है, सही है, सही, सॉरी, सही है, सही है, 40c30 सही है। और किसी का आ रहा है क्या 40c30? 2 मिनट सर। कौशल का आ रहा है।
आर्या का भी आ गया। चलो मल्हार, ठीक है, कैसे किया बताओ ओजस। सर मैंने वो उसको √x+1 का √x का होल स्क्वायर लिखा सर। अरे इतना भी मत करो, ये बहुत आसान है। तुमने कैसे किया आर्या। जैसे सेम किया क्या, रूट का स्क्वायर करके। कौशल, रूट, अरे चलो देखो यहाँ पे, इधर एलसीएम लोगे तो ये x² + 2x + 1 दिखेगा। तो इसको सेपरेट करके हम ऐसा लिख सकते हैं x² + 2x + 1 की पावर में 20 अपॉन x की पावर 20। तो ऊपर में x + 1 की पावर 40 आ जाएगा, क्योंकि ये x + 1 का स्क्वायर है, नीचे x की पावर 20। बोलो। यस सर। यस सर। अब हमें इस पूरे में x की पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो ये बताओ न्यूमरेटर में हमें फिर x की कौन सी पावर लेनी पड़ेगी। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन x + 1 की पावर 40 अपॉन x की पावर 20। तो न्यूमरेटर में कौन सी पावर आनी चाहिए ये बताओ, ताकि हमें x की पावर 10 मिले। 30। x की पावर 30 आनी चाहिए, दिख रहा है ये, क्योंकि जब ऊपर में x की पावर 30 आएगा, नीचे x की पावर 20, तो भी तभी जाके तो हमें x की पावर 10 मिलेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब जो ये न्यूमरेटर में चीज आ रही है उसमें हमें x की पावर 30 चाहिए होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 30, अब ये किसमें x + 1 की पावर 40। अब इसमें x की पावर 30 का जो कोएफिशिएंट है, जब तुम निकालोगे इसकी जनरल टर्म लिखोगे तो ये 40CR एंड x की पावर में 40 - R। तो हमें यहाँ पे x की पावर ये चाहिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, r की जगह पे क्या लेंगे 10, r = 10। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 30 जो है वो कितना आ जाएगा 40C10। क्लियर। एंड ये इसको तुम 40C30 के इक्वल भी लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी में बाद में बताऊंगा जब हम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट देखेंगे उसमें। ठीक है, ये दोनों सेम है। या तो अभी के लिए बस ये ध्यान में रखना, NCR = होता है NC(n-R)। इसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं, अगर 40C10 के लिए, मतलब हमारा आंसर 40C10 आ रहा है, वो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में 40C30 है, तो ये 40C10 इसके इक्वल ही था, तो इसको टिक कर देंगे। क्लियर है ये। चलो लिख लो इसको। जो चीज चाहिए बस उसी के बारे में सोचना है, बाकी बहुत सारी चीजें आएगी, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड है बस उसी के बारे में सोचते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो पूरे में हमें x की पावर 10 चाहिए, तो न्यूमरेटर में x की पावर 30 आना चाहिए, तभी तो हमें x की पावर 10 मिलेगा। तो जो न्यूमरेटर था उसमें x की पावर 30 ढूंढनी है, तो उसकी जनरल टर्म लिखी तो ये आ जाती है। तो r की जगह पे 30 पुट करना पड़ेगा, सॉरी r की जगह पे 10 पुट करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 40C10, और इस प्रॉपर्टी से ये 40C30 के इक्वल भी आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट। जल्दी से लिख लो इसको।
सर हाँ बोलो। सर 1 मिनट पिछला पेज दिखाओ ना। यस सर, थैंक यू। तो ध्यान रखना, ऐसे अगर मान लो वहां पे 4-5 टर्म दिख रहे हैं एक्सपांशन में, तो कोशिश ये करना, या पहले तो दिमाग में ये लाना कि क्या हम उसको रिड्यूस करके 2 टर्म वाले फॉर्म में ला सकते हैं क्या। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब वहां पे 4 टर्म्स थे तो वो किसी का एक्सपांशन था क्यूब वाले का, तो वो पहले सोचना था और फिर उसको 2 टर्म के फॉर्म में लेके आना था एंड देन आगे क्वेश्चन को डील करना था। तो बहुत इजीली बन जाता था वो क्वेश्चन। लेकिन अगर तुम ऐसे क्वेश्चन में और एक तरीका होता है मल्टीनोमियल, जो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन वो लेंदी होता है। अगर मान लो नहीं हो रहा है 2 टर्म वाले फॉर्म में कन्वर्ट, तब तो फिर मल्टीनोमियल ही चारा बचता है। लेकिन अगर हो रहा है तो उसको कन्वर्ट करो और सॉल्व करो उसको बाइनोमियल से ही, इजीली आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो अब एक और नया कंसेप्ट देखते हैं एक्सपांशन से रिलेटेड ही है वो। उसके लिए पहले एक एग्जांपल, मान लो हमारे पास है 1 + 2x इंटू 1 + 3x + 4x²। ठीक है, ये है। इनको हम मल्टीप्लाई, और इसमें हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे आएगा ये, 1 × 1 1 प्लस 1 × 3x 1 × 4x²। ठीक है, ऐसे ही लिखो तुम, 1 × दिस 1 × दिस प्लस आगे क्या हो जाएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 2x 2x × 3x प्लस 2x × 4x²। तो देखो हमें x² का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है, 1 × 4 प्लस 2 × 3 दैट इज 10 मिल रहा है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ Yes, x²। sir. कोएफिशिएंट ऑफ x² हमें ये मिल गया। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाला, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म्स थी। लेकिन मान लो इधर जो लिखा हुआ है उसमें n टर्म्स आ रही है और इधर 3-4 टर्म प्रेजेंट है, तो फिर उसमें तो इस तरीके से जाना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इधर n टर्म्स आ रही है एडिशन में और इधर 2-3 टर्म्स है, और मल्टीप्लाई करके हमें किसी कोएफिशिएंट के बारे में कमेंट करनी है, तब तो नहीं कर सकते इस तरीके से। तो उसके लिए फिर काम में आता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट का कंसेप्ट, वो एक्सपांशन का। लेकिन उसके पहले यहाँ पे देख लो दूसरी में, ये तो पहली मेथड हो गई उसकी, क्या मल्टीप्लाई करके निकालना। दूसरी मेथड, यहाँ पे x की कौन सी पावर्स अवेलेबल है बताओ। मेथड 2, 0 और 1. x की कौन सी पावर्स अवेलेबल है, x की पावर 0 एंड x की पावर 1। तो ये बताओ, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें x² चाहिए, हमें बस x² के बारे में सोचना है। ठीक है, x² चाहिए, यहाँ पे x की पावर 0 आ रहा है, तो यहाँ से x की पावर कितना आना चाहिए, 2. x²। 2। अब यहाँ से x की पावर 1 आ रहा है, तो यहाँ से कितना आना चाहिए, x की पावर 1। 1। ठीक है, तो x की कौन सी पावर्स आनी चाहिए वो तो हमने देख लिया। ये पहली केस है, जब यहाँ से x की पावर 0 तो यहाँ से x², जब यहाँ से x की पावर 1 तो यहाँ से x की पावर 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके कोएफिशिएंट भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट, पहले केस का हम निकाल रहे हैं आंसर, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 एंड x² का कोएफिशिएंट 4, तो 1 × 4। एंड दूसरे केस का आंसर, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 2, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ से भी इस तरीके से 10 आ जाएगा। एंड यहाँ से भी देख लो 10 ही आ रहा है, 1 × 4 + 2 × 3। क्लियर है। सेकेंड मेथड क्लियर है क्या बताओ। Yes, sir. पहले तो हम केसेस निकाल लेंगे
कि क्या क्या बन सकते हैं, एंड उसके बाद क्या करेंगे, पहली केस हमें जो मिल गई, अब उनके कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट करके लिखेंगे प्लस दूसरी केस के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट। तो पहली केस में x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 एंड x स्क्वायर का 4, तो उनका प्रोडक्ट 4। यहाँ पे x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 2 और यहाँ पे 3, दोनों का प्रोडक्ट 6, तो 10 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको डील करना है, ठीक है। मेथड 2 में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मल्टीप्लाई करने के बाद तो बहुत सारी पावर्स मिलेगी, लेकिन हमें बस किसके बारे में सोचना है, x की पावर 2 के बारे में सोचना है। वो कैसे है, हमें x की पावर 2 चाहिए था, है कि नहीं। तो यहाँ पे दो ही पावर्स अवेलेबल है x की, x की पावर 0, ये 1 मतलब x की पावर 0 एंड x की पावर 1। तो जब हम यहाँ से x की पावर 0 लेंगे, मतलब इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना होगा, इसको, तभी तो हमें x स्क्वायर मिलेगा। एंड जब हम x की पावर 1 लेंगे तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे x की पावर 0, तो यहाँ से x स्क्वायर, एंड यहाँ पे x की पावर 1, तो यहाँ से x की पावर 1। तो कैसे सब कैसे बने, ये क्लियर हो गया। यस सर। एंड बाद में फिर क्या करना है, उनके कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट करके जितने भी केसेस है वो ऐड कर देना है, ठीक है। चलो इसको बाइनोमियल के साथ ये करते हैं, इस कंसेप्ट को देखो। क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन इसमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट हमें ढूंढना है। तो बताओ क्या आता है। अब मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे टोटल 21 टर्म्स आने वाली है। तो हमें बस जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली केसेस बनाओ, मतलब मेथड 2 जो हमने वहां पे देखी है उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो।
सही है अभिषेक। चलो बाकी के देख लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो मैं ही कर देता हूँ इसमें। तो बहुत सारी पावर्स आने वाली, एक्स की पावर 0 से लेके एक्स की पावर 20। तो पहले हम इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो इसकी जब तुम जनरल टर्म लिखोगे तो वो 20 CR इंटू एक्स की पावर R आएगी। बोलो इसकी जनरल टर्म, मतलब 1 की पावर में 20 माइनस R आने वाला है तो वो तो 1 ही रहेगा, एंड एक्स की पावर में R, तो ये इसकी जनरल टर्म। अब यहाँ पे एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1 एंड एक्स स्क्वायर, ये 3 पावर अवेलेबल है। तो इसी के अकॉर्डिंगली केसेस, जब यहाँ से एक्स की पावर 0 लेंगे तो यहाँ से हमें कौन सी पावर लेनी पड़ेगी? एक्स की पावर 4। 4। जब यहाँ से एक्स की पावर 1 लेंगे तो यहाँ से एक्स की पावर 3 लेनी पड़ेगी, एंड जब यहाँ से एक्स स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से भी एक्स की पावर 2 ही लेनी पड़ेगी हमें। तब जाके तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 4 बनेगी। अब उनके कोएफिशिएंट्स, तो पहली केस x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, एंड यहाँ पे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो r की जगह पे 4 पुट करना पड़ेगा। तो वो आ जाता है 1 इंटू 20C4 प्लस x की पावर 1 के लिए। अब देख लो यहाँ पे x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 3 इंटू यहाँ पे x क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब r की जगह पे 3, तो 20C3। एंड फाइनली जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो उसका कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो r की जगह पे 2, तो 1 इंटू 20C2। क्या ये क्लियर है? यस सर। कोएफिशिएंट से मतलब था, तो ये उसका कोएफिशिएंट है, किसका? x की पावर 4 का। तो पहले तो केसेस बनाने हैं, और केसेस किसके अकॉर्डिंगली बनाने? जिसके पास लिमिटेड पावर, मतलब सोर्स है पावर्स का। जैसे यहाँ पे 3 ही पावर्स अवेलेबल है, तो इसी के थ्रू केसेस बनाएंगे। 3 केसेस बनेंगे, जब यहाँ से x की पावर 0 तो यहाँ से x की पावर 4, यहाँ से x की पावर 1 तो यहाँ से x क्यूब, एंड यहाँ पे x स्क्वायर तो यहाँ पे x स्क्वायर। तो ऐसे 3 केसेस बनेंगे सिर्फ, एंड बाद में उनके कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट करके ऐड कर देंगे। डाउट है तो पूछ लो अभी। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ सर वो 20 C की पावर 3 1 इंटू 20C पावर 3 आएगा ना सर वो, क्योंकि TR टर्म R+1 थे ना क्या? सर। वो जो हमने टर्म फाइंड की सर, वो टर्म R+1 टर्म होगी सर, तो वो कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ के लिए 1 इंटू 20C3 आएगा ना सर, 4 टर्म के सॉरी अरे तुम x⁴ के ये लिए। देखो ना, यहाँ पे हमें x की पावर 4 चाहिए, तो r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 4। 4। तो उसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 20C4। बस उससे मतलब है हमें। अब वो चाहे 5th टर्म रहे, जो भी रहे, मैंने टर्म पूछी क्या कौन सी रहनी चाहिए वो, हमें तो बस कोएफिशिएंट क्या होगा उसका वो चाहिए। तो r की जगह पे 4 पुट करना पड़ेगा, तब 20C4,
और वो पहली केस का आंसर आएगा। अब हमें एक्स क्यूब चाहिए था, तो यहाँ पे आर की जगह पे 3, तो 20c3। यस सर, थैंक यू सर। उसके बाद फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 इन 1 + 3x² प्लस x की पावर 4 इंटू 1 + 1/x की पावर में 8। और यहाँ पे x की पावर -1 आ सकती है क्योंकि इधर सारी निगेटिव पावर्स आने वाली है। एक 0 पे आएगी पावर और उसके अलावा बाकी सारी पावर्स निगेटिव रहेगी और -8 तक जाएंगे, तो आ सकती है निगेटिव पावर। जल्दी से बताओ। सही है अभिषेक। हाँ, 1 मिनट। इसमें x की पावर -1 चाहिए ना, तो 8c3 नहीं आएगा, वो 8c1 आएगा, फिर 8c3 एंड 8c5। और नीचे जो 357 है ना, वो एक्चुअल में 135 है। हाँ सही है कौशल। अरे 1 थोड़ी रहे ओम। तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो क्या बोला जा रहा है, अपने मर्जी से जो करना है वो कर रहे हो शायद। बनाओ ना केसेस। यहाँ पे x की पावर 0 आएगा, x² आएगा, x की पावर 4 आएगा, और हमें x की पावर -1 चाहिए, तो यहाँ से कौन सी पावर आनी चाहिए पहले केस में? -1। यहाँ पे -3 एंड यहाँ पे -5 आनी चाहिए ना। तभी तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर -1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर -1, ये होंगे तो x की पावर -1 मिलेगा। इसकी जनरल टर्म 8CR x की पावर में -r है। तो अब इसका आंसर पहली केस x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1। अब हमें x की पावर -1 चाहिए तो r की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा, तो 1 × 8c1 प्लस दूसरी केस x² का कोएफिशिएंट 3 एंड यहाँ पे x की पावर -3 चाहिए, मतलब r की जगह पे 3, तभी तो x की पावर -3 आएगा, तो उसका कोएफिशिएंट 8c3 एंड लास्ट वाले में आ जाएगा 8c5। क्लियर? कितने लोगों का यही आया था? बस 10? बाकी के सुन भी रहे हैं या सिर्फ ऑन करके बैठे हुए हो? अब ऑन करके बैठे हो, हमें भी कैसे पता चलेगा? चालू करके निकल लिए होंगे कहीं पे तो। पर ऐसा कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत आसान चीज है, बस सही तरीका पता चलना चाहिए। क्या कह रहे हो? वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 8 + 4 × 8c3। हाँ वो लिख सकते हैं। 4 नहीं, 3। 4 कहाँ से आ गया? 3 है ना वो। सर वो 8c5 भी 8c3 लिख सकते हैं। किसको? अच्छा 8c5 को 8c5 8c3, हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही।
मतलब जब फाइनली आंसर पूछा जाएगा हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 8C1 8 होता है, 8C3 क्या होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर रहेगा। तो हमें इनको सिंप्लीफाई करके इनका मतलब एक्सपांड जो फॉर्मूला है ना एनसीआर का, उसके थ्रू इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो किसी को कोई डाउट इसमें? फिर नेक्स्ट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 + x की पावर में 11 एंड 1 + x² की पावर में 11। अब यहाँ पे भी 12 टर्म्स है, यहाँ पे भी 12 टर्म्स है। अब एक्सपांड करके मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे केसेस बना के जाना पड़ेगा। x की पावर 4 अगर चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कौन सी पावर ले, यहाँ से कौन सी पावर ले। सही है अभिषेक। हाँ सही है तनीषा, बिल्कुल सही। तो केसेस देखो कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कौन सी पावर्स आने वाली है x की। पहले तो इसकी जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म लिखना इंपॉर्टेंट है। इवन पावर पहले इसकी जनरल टर्म 11c r के टर्म्स में लिखनी है, तो 11c r x की पावर में r, ठीक है। और इसकी जनरल टर्म लिखोगे तो वो आ जाएगी 11c r1 लिखो, क्योंकि r ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो यहाँ पे r1, तो x की पावर में कितना आ जाएगा 2r1। तो यहाँ पे x की सारी इवन पावर्स मिलने वाली है, तो हम यही से केसेस बनाएंगे, तो लिमिटेड केसेस बनेंगे, ठीक है। तो x की पावर 0, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए x की पावर 4। फिर इसके बाद यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगा 2, 1 तो नहीं आएगा, 2 आएगा उसके बाद, तो यहाँ पे x² ही आना चाहिए। एंड इसके बाद यहाँ पे आएगा x की पावर 4, तो यहाँ पे x की पावर 0, ठीक है। तो केसेस कैसे बनाए वो क्लियर हो गया।
अगर तुम इधर से जाते तो पहले x की पावर 0, फिर x की पावर 4, x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 3, 1 4 0। बाद में तुम्हें दिख जाता कि यहाँ पे x की पावर 3 आ ही नहीं रहा है, तो वो केस ही नहीं बन सकती है। तो लेकिन इतना आगे क्यों जाए, हमें यहाँ पे ही डायरेक्टली देखना पड़ेगा। यहाँ से सारी इवन पावर्स आने वाली है तो हम इसी के थ्रू केसेस बनाते हैं। अब पहले वाले केस का आंसर, यहाँ पे x की पावर 4 चाहिए तो r की जगह पे 4 पुट करना पड़ेगा, तो L11C4। यहाँ पे x की पावर 0 चाहिए तो R1 की जगह पे 0, तो L11C0। ये पहले केस का आंसर। दूसरे में x की पावर 2 चाहिए तो r की जगह पे 2, तो L11C2। एंड यहाँ पे भी x की पावर 2 चाहिए तो अब R1 की जगह पे 1 लेना पड़ेगा, तब जाके x की पावर 2 मिलेगा, तो L11C1 प्लस यहाँ पे x की पावर 0 तो r की जगह पे 0, एंड यहाँ पे x की पावर 4 तो R1 की जगह पे 2, तो L11C2। ये उसका आंसर रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 ये रहेगा इसमें। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ बोलो यश। नहीं सर, वो पहले से कितने लोगों का आ गया था ये? नो। तो बाकी लोग घर पे प्रैक्टिस करना इसकी, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। अब हम अभी तो क्या कर रहे हैं, अभी तो हम सीधे जा रहे हैं कि ये है तो इसमें कोएफिशिएंट क्या आ रहा है। बाद में जाके जब हम सीरीज पढ़ेंगे तो सीरीज में हमें इस तरीके की चीज गिवन रहेगी। आगे जब जाएंगे सेकेंड पार्ट इस टॉपिक का, तो उल्टा भी देखना है, हमें ये वाली चीज गिवन रहेगी तो उससे ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किसके एक्सपांशन में कौन सा कोएफिशिएंट ढूंढना है, या तो कौन सा कोएफिशिएंट किसके एक्सपांशन में ढूंढना है, ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा। जितनी भी चीजें हम अभी देख रहे हैं तो उसका उल्टे तरीके से भी जाना हम बाद में देखने वाले हैं, क्वेश्चन उस तरीके के। तो चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिडल टर्म वगैरह हो जाएगा, मतलब ये जो पहला पार्ट है इस वीक में खत्म होके सीरीज के ऊपर आ जाएंगे। होमवर्क डीपीपी है, डीपीपी 13 तो दी हुई है, डीपीपी नंबर B14, ठीक है। Yes. हाँ, इस वीक में जीडीएम सर का क्लास क्यों लगाए, क्योंकि बी वाली मॉड्यूल्स वही डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी की। अब ओके। Yes. क्योंकि अभी तो चलो इस वीक में एक तुम्हारी एग्जाम आ गई थी इसलिए 4 क्लासेस लगी है, लेकिन अगर एग्जाम नहीं रहती तो 6 क्लास लेना भी पॉसिबल नहीं है तुम एक बैच में। तो मैं ये कर रहा हूँ कि 5 दिन क्लास ले लूँ, एक दिन फिर डिस्कशन वो सर ले लेंगे, डीपीपी का डिस्कशन सिर्फ, बाकी मॉड्यूल का तो मैं ही करवाऊंगा क्लास में ही, ठीक है। Yes. ताकि फिर सिलेबस भी चलता रहेगा, डीपीपी डिस्कशन भी होता रहेगा आराम से। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था। इसको प्रैक्टिस करना, इसकी प्रैक्टिस करना घर पे, नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना ही था।